हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पाठ 13 ध्वनि को पूरा पढ़ा था, अच्छी तरह से हर टॉपिक को कवर किया था और समझा था। आज बारी है इस वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों की। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपके अभ्यास का चैप्टर 13 के अभ्यास का पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ध्वनि संचरित हो सकती है नंबर 1 क केवल वायु में या गैसों में, केवल ठोस द्रवों में, केवल ठोस द्रवों, केवल द्रवों में, या केवल ठोसों द्रवों और, यानी इसका उत्तर होगा आपका घ, ठोस द्रवों और गैसों में, ये तीनों में ही संचरित हो सकती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्न में से किस की वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, यानी इनमें से किसकी ध्वनि जो है न्यूनतम होगी आवृत्ति की ध्वनि की आवृत्ति। पहला है आपका छोटे लड़के की, पुरुष की या महिला की। देखिए, महिला की भी तेज़ होगी, पुरुष की भी मोटी और तेज़ होगी, छोटे लड़की की तीखी होगी और छोटे लड़की की थोड़ी सी पतली होगी, कम होगी। तो इसमें उत्तर होगा आपका छोटे लड़के की। तो ये है इसका उत्तर ख, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 तरफ, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने टी और गलत के सामने फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स छांटना हमने। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है क, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, बिल्कुल ट्रू है। निर्वात का मतलब है जहाँ पे कोई मीडियम ही ना हो। ख, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। अब आवर्तकाल क्या होता है आपको पता ही है। आवर्तकाल किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को कहते हैं नहीं, वो तो आवृत्ति होता है। तो ये है फास्ट फॉल्स, क्या है फॉल्स। ग, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी, ठीक है। यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होगी। अब ये सही है गलत है, आप देखिए। कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि मंद होगी, ये भी गलत है। तो अगर कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि भी अधिक होगी, तो ये भी फॉल्स है। घ, मानव कानों की श्रव्यता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद यह है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य तो उतना ही अधिक होगा। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारतम्य तो उतना ही अधिक होगा। तो ये भी फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है बच्चों। इसके बाद भी च देखिए, इसका च भाग देखते हैं। च क्या है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। संगीत कहते हैं या शोर होते हैं, शोर, तो ये फॉल्स है। उसके बाद छ, शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण अरक्तता उत्पन्न कर सकता है, बिल्कुल ट्रू है। आंशिक रूप से हमें बहरा बना सकता है शोर प्रदूषण। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 3 सही और गलत, यानी ट्रू एंड फॉल्स भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये समझ आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ, उचित शब्दों द्वारा अधिक स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो पहला है बच्चों, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लिया गया समय डैश डैश कहलाता है। तो किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के समय को क्या कहते हैं, उसका आवर्तकाल। तो इसको कहते हैं आवर्तकाल, यहाँ पर आएगा आपका आवर्तकाल, ठीक है। ख, चलिए आगे ख तक चलते हैं। प्रबलता कंपन के डैश डैश से निर्धारित होती है। प्रबलता कंपन के किससे निर्धारित होती है, आयाम से। यहाँ आएगा आपका आयाम। कंपन जो है उसका आयाम कितना है उसकी प्रबलता से ही, यानी प्रबलता उसके आयाम से निर्धारण होती है। ग चलते हैं, आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज, HZ। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। अवांछित ध्वनि को कहते हैं हम शोर, क्या कहते हैं हम, शोर। अवांछित ध्वनि को हम बोलते हैं शोर। उसके बाद यह ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश डैश से निर्धारित होती है। किससे होती है, आवृत्ति से। यहाँ पे आएगा आपका आवृत्ति, ठीक है बच्चों। चलिए इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करनी है। अब एक दोलक है जो कि 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो उसका हमें आवर्तकाल निकालना है और आवृत्ति निकालनी है। तो अब आपको पता है देखिए आवर्तकाल क्या होता है, आपको पता है कि जितना समय में जितने दोलन पूरे किए हमने क्या करना है,
दिए गए समय में भाग करना है हमने दोलनों की संख्या से, तो होता है आवर्तकाल। देखिए, तो 40 दोलन पे पूरा करने में लिया गया समय कितना है, 4 सेकंड, और एक दोलन को पूरा करने में लगा समय है कितना, 4/40। तो एक दोलन पूरा होता है कितने समय में, 4/40 यानी 1/10 यानी 0.1 सेकंड। तो आवर्तकाल क्या आ गया, 1 सेकंड। जितने समय में एक दोलन पूरा होता है वो है 0.1 सेकंड, तो आवर्तकाल होगा 0.1 सेकंड। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति। अब आवृत्ति आपको पता है, आवृत्ति क्या होती है, जितने आपके दोलन होते हैं और उसको भाग देना होता है कितने समय में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 4 सेकंड में दोलनों की संख्या है 40। ठीक है, 1 सेकंड में कितने दोलन होंगे आपको पता है, 40/4 तो 10। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, 10। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं वो होते हैं आवृत्ति। तो ये जो आवृत्ति आ गई 10 और दोलन आ गए 0.1, आवर्तकाल आ गया 0.1 सेकंड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। चलिए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 7 है आपका, निम्न वाद्य यंत्रों में से उस भाग को पहचाने जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक। ढोलक का कौन सा भाग होता है बेटा, जिस भाग से हमें, ढोलक का कौन सा भाग होता है जहाँ से हमें क्या होती है, ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ढोलक का जो बाहर का कर्ण झिल्ली होती है ना, झिल्ली बोलते हैं हम उसको, या पर्दा बोलते हैं हम, ढोलक का पूरा है ना, उसको बोलेंगे हम झिल्ली। तो झिल्ली जो है, ढोलक की झिल्ली होती है, उससे जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ढोलक की आगे तानित झिल्ली। सितार तानित तार या तार तानित तार। ठीक है, बांसुरी क्या होगी आपकी, बांसुरी की वायु स्तंभ, जो बीच में वायु स्तंभ बनाते हैं उसका वायु स्तंभ आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, स्वर तथा संगीत में क्या अंतर है। तो ये प्रश्न तो मैंने आपको जब कार्यपत्र दिया था तब भी बताया था। क्या कभी संगीत स्वर बन सकता है। देखिए, स्वर क्या होता है, शोर क्या होता है, वह ध्वनियाँ जो हमें अप्रिय होती है, हमारे कानों को सुनने में अप्रिय होती है और हमें बहुत कष्ट प्रदान करती है, उनको बोलते हैं हम शोर। ठीक है, और संगीत क्या हुआ, वे ध्वनियाँ जो हमारे कानों को बड़ी प्रिय लगती है, सुनने में बड़ा आनंद देती है, उनको बोलते हैं हम संगीत। तो ये तो हो गया अंतर। क्या कभी संगीत शोर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जब संगीत को अत्यधिक मात्रा में किसी भी लिमिट से बाहर सुनेंगे तो उसका जो है वह क्या बन सकती है, शोर बन सकती है। ठीक है, उसकी हमें अत्यंत ज़्यादा ध्वनियाँ नहीं सुननी चाहिए, यानी हमें संगीत भी बड़े धीमे से सुनना चाहिए। बहुत ज़्यादा जोर से डीजे बजा के सुनेंगे तो वो भी शोर बन जाता है। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपका, अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो आपके आसपास जो है बच्चों किस प्रकार शोर होता है, उसके क्या क्या कारण है, उसकी सूची बनानी है। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, पहला कारण हो सकता है आपके वाहनों की ध्वनियाँ, जो वाहन तेज गति से चलते हैं उनका साउंड होता है, उसकी ध्वनि होती है। ठीक है, दूसरा हो सकता है विस्फोट, बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, पटाखे फटते हैं। तीसरा होता है बड़ी बड़ी मशीनें जिनकी आवाज़ें से शोर होता है। लाउड स्पीकर होता है, जब बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं वहाँ पे लाउड स्पीकर लगता है, उससे। वाता कूलर, जो कूलर लगे होते हैं घरों में, ठंड देने वाले कूलर, उनसे हो जाता है। ठीक है, ऊंची आवाज़ में रेडियो या टीवी चलाओ, उससे भी। इस प्रकार अनेक प्रकार के ऐसे स्रोत होते हैं जिनके द्वारा जो है शोर उत्पन्न होता है। तो ये आप बना सकते हैं सूची। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 से बच्चों, वर्णन कीजिए कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो हमने बताना है कि मानव को क्या क्या हानियाँ पहुंचाता है। देखिए, शोर प्रदूषण पहले तो हमें बताना है कि ऐसी ध्वनियाँ जो हमें अप्रिय होती है, हमें सुनने में बुरी लगती हैं, हमको कष्ट पहुंचाती हैं, उनको शोर कहते हैं। और यह कंटिन्यू हमारे वातावरण को दूषित करती रहती हैं और शोर उत्पन्न करती हैं, शोर प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। अब लगातार शोर प्रदूषण में कोई मनुष्य रहे तो उसको क्या हो सकती है, उसको कम सुनाई देना शुरू हो सकता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, जब कम सुनाई देना शुरू करें तो उसको बोल सकते हैं आप अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से उसके कान काम करना बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अनिद्रा, तनाव, चिंता, हाई ब्लड प्रेशर जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं, ये सभी बीमारियां हमें हो सकती है शोर प्रदूषण से। तो ये आपने बताना है बच्चों, इसमें ये भी हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अपने माता पिता, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं। उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा मकान सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया जाता है। तो आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने को कहेंगे, सुझाव देंगे। अपने उत्तर की व्याख्या भी करनी है आपने। देखिए, एक मकान सड़क के किनारे रहेगा और दूसरा मकान जो है सड़क से 3 गली छोड़कर दूर है, तो कौन सा मकान खरीदना चाहिए। बिल्कुल बिना किसी निसंदेह हमें, बिना किसी डाउट से हमें जो सड़क से 3 गली दूर मकान है वही खरीदना चाहिए। क्यों,
क्योंकि सड़क पे आपको पता है अत्यधिक वाहन चलते हैं, तेज़ गति से चलते हैं, जिनके अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण या शोर उत्पन्न होता है और शोर प्रदूषण नॉइज पोल्यूशन होता है, जो कि हमें बीमार कर सकते हैं, हमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हमारे स्वास्थ्य में हो सकती हैं। तो इसीलिए आप अपने माता पिता को सड़क से 3 गली दूर वाले मकान को खरीदने की सलाह ही देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 चलते हैं बच्चों। मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उसमें दिया हुआ है आपकी किताब में, वहाँ से आप इसका चित्र बना सकते हो। और कार्य क्या होता है इसका, कार्य मैं आपको बता देता हूँ। मानव वाक तंत्र का कार्य होता है ध्वनि को उत्पन्न करना। उसके वाक तंतु जब हमारी श्वास नली से उसके साथ टकराते हैं तो वाक तंतु में कंपन उत्पन्न होता है और कंपन उत्पन्न से ही हमारी ध्वनि या हमारे मुंह से साउंड बाहर आता है, हम बातचीत कर पाते हैं, कोई भी ध्वनि मुंह से निकाल पाते हैं। तो ये भी हो गया बच्चों। चलिए इस चैप्टर के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, ऐसा क्यों होता है? इसका आपने व्याख्या करनी है। और बच्चों ये प्रश्न लगभग हर बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो बहुत जरूरी है, आपने ध्यान रखना। देखिए, जब आकाश में बादल छाया हो, बारिश हो रही हो, तो क्या होता है, बिजली चमकती है और बादलों में गर्जना होती है। दोनों चीज़ें आपने देखी होगी और वो हमसे दूर होती है, बहुत दूर आसमान में। लेकिन हमें इसमें से बिजली पहले दिखाई देती है और उसके बाद उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है बच्चों? इसका कारण ये होता है कि जो बिजली है उसकी क्या होती है, गति या तीव्रता अधिक होती है ध्वनि से, ठीक है। यानी इसका उत्तर ये नहीं होगा, इसको तो हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि जो आपको तड़ित दिखाई देती है, बिजली चमकती दिखाई देती है, वो है प्रकाश। तो प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से काफ़ी अधिक होती है। जो मेघ गर्जन सुनाई देता है हमें, वो है ध्वनि। तो इसलिए हम बोलेंगे प्रकाश, क्योंकि प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अत्यधिक होती है, इसलिए हमें पहले प्रकाश यानी तड़ित चमकती दिखाई देती है, उसके बाद ध्वनि यानी मेघ गर्जन सुनाई पड़ता है। तो प्रकाश की चाल भी बता सकते हैं आप, हम जानते हैं प्रकाश की चाल 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है। यानी 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है हमारे किसकी रफ्तार, प्रकाश की गति। तो इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर के अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आपने नोट भी किए होंगे। अगर आपको नोट करना रह गए हैं तो मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। जो चीज़ रहेगी लिखने को या लिखनी चाहते हैं वहाँ पे पॉज करके धीरे धीरे चलाकर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो को बच्चों यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको चैप्टर 13 भी अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।